हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पहला पेपर होता है जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट। अब से पहले मैं काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, सीरीज भी दे चुका हूँ। और उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है सामंड और हॉलैंड की परिभाषा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वो सारी सामग्री डाल रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, व्यू तो आ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी हक बनता है ना कि आप एक सब्सक्राइब तो कर दो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करें, है ना। और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और वीडियो को में क्या कमी है और किस तरीके से बनाएं, और यह आपको कैसी लगी है और हम किस टॉपिक पे और वीडियो बनाएं, ठीक है ना। और एक बात मैं बता रहा हूँ, आप पेशेंस रख के तैयारी करो। क्या रख के? पेशेंस। जितना पेशेंस रख के तैयारी करोगे आपके उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने के लिए पहले उस क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम बस साधारण भाषा में पढ़ लो। मतलब शुरू से लेकर एंड तक उसे 2 टाइम पढ़ लो। क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा वो दूसरी बात है, पहले एक बार उसे पढ़ लो। जो आपके अंदर का डर है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और जो कोई बातें, ऐसी एक डायरी रखा करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसमें नोट कर लिया करो, ठीक है ना। क्वेश्चनों पे चलते हैं अपने पे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन का अच्छा आंसर लिखने के लिए, एनी कोई भी क्वेश्चन हो, उसका सही आंसर लिखने के लिए आपको सबसे जब पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसलिए जब भी आप पेपर देने जाओ तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पहले, ठीक है ना। जिसकी समझ में क्वेश्चन आ गया उसका आंसर बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लेना। सामंड और हॉलैंड के संदर्भ में विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। बताइए कि यह परिभाषा वर्तमान समय में कहाँ तक ठीक है। आपके विचार में विधि शास्त्र की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसका जो यहाँ से उत्तर है, आंसर जिसे बोलते हैं, विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। अंग्रेजी भाषा में विधि शास्त्र के लिए जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से हुई है, जो जूरिस तथा जूरिस्प्रूडेंसिया नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। जूरिस का अर्थ है विधि तथा प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। अतः जूरिस्प्रूडेंस का शाब्दिक अर्थ है विधि का ज्ञान, जिसमें विधि के सामान्य पदों का अध्ययन किया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को हमें समझना है। यहाँ पे बताया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या। देखो, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है, जूरिस्प्रूडेंस जो बना है ये जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है, जो एक लैटिन भाषा है का शब्द है। और ज्यूरिस तथा, इसको जब हम अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ज्यूरिस तथा प्रूडेंसिया नामक 2 शब्द हैं, इनको एक करके जूरिस्प्रूडेंस बना है, जिसका ज्यूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है विधि का ज्ञान, वो ज्ञान। तो इसलिए जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ हो गया विधि का ज्ञान, ठीक है। हॉलैंड की परिभाषा। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को निश्चित विधि का औपचारिक विज्ञान कहा है। हॉलैंड कहते हैं कि जो निश्चित विधि है उसका औपचारिक विज्ञान है। क्या है? औपचारिक विज्ञान है। औपचारिक विज्ञान से उनका तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जो पार्थिव विज्ञान से भिन्न होता है। देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है औपचारिक विज्ञान से उनका तात्पर्य उस विज्ञान से है जो अलग होता है, ठीक है ना, और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करता है। विधि शास्त्र इस अध्ययन में औपचारिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध सभी कानूनी प्रक्रियाओं से होता है। देखो, कमेंट में कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर
इसको साधारण लैंग्वेज में और कराइए। देखो एक बात मैं आपको बताई दे रहा हूँ कि जिन नोट्सों को मैं करा रहा हूँ भाई, यूनिक एक्ट 3 से 4 किताबों को, बुकों को पढ़ने के बाद तब ये नॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपके लिए निकाली है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं आपको वैसे ही करा रहा हूँ, मैंने खुद स्टडी करके, और भाई इसकी खुद ही अपने आप में ये जो लैंग्वेज है मैंने खुद लिखी है, खुद अपने आप में नॉर्मल है, इससे ज़्यादा नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना भैया। और दूसरी बात, इसको अपने शब्दों में भी तुम व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। चलते हैं आगे। औपचारिक विज्ञान। हॉलैंड विधिशास्त्र को औपचारिक विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न विधि पद्धतियों के समान रूप से पाए जाने वाले उद्देश्यों, आदर्शों तथा तरीकों का अध्ययन किया जाता है, न कि अनाप शनाप ढंग से एकत्रित कानून का। देखो कितनी नॉर्मल लैंग्वेज है, अगर इसको ही अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, मैं खुद काफ़ी और रजिस्टर लेके मैं आपको नोटबुक लेके समझाने लग जाता हूँ, ठीक है ना। और फिर भी मैं और इसे और समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हॉलैंड विधि शास्त्र को औपचारिक विज्ञान इसलिए कहते हैं, वो हॉलैंड जो है, जो विधि शास्त्र है, वो औपचारिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न विधि पद्धतियों के समान रूप से पाए जाने वाले उद्देश्यों, आदर्शों, तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कहा गया है कि औपचारिक इसलिए है क्योंकि इसमें एक विधि का ना, एक तरीके का ना अध्ययन करके इसमें विभिन्न विभिन्न तरीकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उद्देश्य, आदर्शों एवं तरीकों का अध्ययन किया जाता है, न कि अनाप शनाप ढंग से एकत्रित कानून का। उन्हीं कानूनों का अध्ययन किया जाता है जो मान्य होते हैं, ठीक है। हॉलैंड की परिभाषा का दूसरा पहलू यह है कि वे विधि शास्त्र को विधि का व्याकरण मानते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश की ग्रामर होती है उसी प्रकार विधि शास्त्र को विधि का क्या मानते हैं, व्याकरण। जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है, इंग्लिश बिना ग्रामर के नहीं बनती है, उसी प्रकार विधि शास्त्र नहीं बनेगी विधि के व्याकरण के बिना, ठीक है ना। विधि विभिन्न देशों के कानून भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें कुछ मात्रा में समानता पाई जाती है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी आदि। देखो कुछ कानून ऐसे होते हैं, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी राष्ट्र में चले जाओ, किसी राज्य में चले जाओ, वहाँ पर वो कानून बदलेंगे नहीं। देखो पिता पुत्र होते हैं, आपस में जिस पिता पुत्र जो होते हैं इनका संबंध ऐसा होता है कि कहीं भी चले जाओ पिता पुत्र ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। पति पत्नी, भाई इनका अधिकार होता है आपस में पति पत्नी रहने का, सही है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं जो समानता इनमें बनी रहती है, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरे स्थान पर जाओ नया कनेक्शन बन गया, ठीक है। आलोचना। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार, और एक बात मैं आपको बता दूं आपसे, देखो मेरे अंदर सिर्फ एक कमी है कि जो मैं कहता हूं सटीक कहता हूं। आप अगर यूट्यूब पे आए हो तो पास होने का मटेरियल लेने के लिए आए हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक बात बता दूं कि ये जूरिस्प्रूडेंस है भाई, और दूसरी बात ये लॉ है, ठीक है। एक तो लॉ अपने आप में ही हार्ड है, और लॉ के अंदर ये जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में हार्ड सब्जेक्ट है। ये है मतलब आप मानो 100 पेज में से आपको 4 से 5 पेज में ये थ्योरी मिल रही है। तो ये चीज़ हमारी 100 पेज की 4-5 पेज में हम दे रहे हैं आपको, तो ये समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि कहते हैं ना समझ में भी तभी आएगी जब हमने एक बार उसका अध्ययन किया हो। लेकिन एक बात है, जब इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपको यही क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। आप इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हो, इस लैंग्वेज को आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब से पहले आपने कोई भी 3 ईयर का कोर्स करा हो, डिप्लोमा करा हो, उसकी लैंग्वेज, उसके सब्जेक्ट सब वो थे जो हमारे 10th से 12th में चले आ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो एक नया सब्जेक्ट, एक एक्ट आके निकल गया, जूरिस, इसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है। तो इसका है जो ज़्यादा अध्ययन करेगा उसकी समझ में आएगा। अध्ययन करने के लिए आपको जाना नहीं है किसी एक्ट पे, किसी बुक पे, इसी क्वेश्चन को याद ना करके 3 से 4 बार बस नॉर्मली रीड करना होता है।
नोट्स बनाओ और नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में इसे रीड करो और उतार के आओ, ठीक है ना। ये होता है इसकी तैयारी करने का तरीका। आलोचना। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार हॉलैंड की परिभाषा अधिक संकीर्ण एवं सांकेतिक है। हॉलैंड यह भूल जाते हैं कि विधि शास्त्र न केवल औपचारिक विज्ञान है बल्कि उसी मात्रा में यह एक पार्थिव विज्ञान भी है। डॉक्टर जे ने विधि शास्त्र को केवल औपचारिक ज्ञान होने पर आपत्ति की है। देखो यहाँ पे हॉलैंड तो औपचारिक विज्ञान का समर्थन कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर जैक ने विधि शास्त्र को केवल औपचारिक ज्ञान होने पर आपत्ति की है। उसका संबंध केवल रूप से नहीं होता, वह धारणाओं का भी विवेचन करता है, ठीक है ना। अब ये तो थी हमारी हॉलैंड की परिभाषा, हॉलैंड के अर्थ, हॉलैंड की आलोचना, ठीक है। अब ये वाला जो पृष्ठ है ये है सामंड के बारे में। क्या है? सामंड के बारे में। सामंड की परिभाषा। सामंड ने विधि शास्त्र को दो अर्थों में परिभाषित किया। प्रथम विस्तृत अर्थ में, द्वितीय संकीर्ण अर्थ में। अब पढ़ते हैं विस्तृत अर्थ क्या होता है। देखो विस्तृत अर्थ में सामंड विस्तृत अर्थ में विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। सामंड का कहना है कि यदि हम विधि शास्त्र को उदार एवं आरंभिक दृष्टि से करें तो इससे समस्त कानूनी सिद्धांत निहित हो जाते हैं। यह विधि का ज्ञान है, अतः इस दृष्टि से कानून की सभी पुस्तकें विधि शास्त्र की पुस्तकें हैं। देखो सामंड की इन बातों को हम दोबारा से समझाएंगे, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन करेंगे। सामंड विस्तृत अर्थ में विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। ये कहते हैं जो विधि शास्त्र है वो नागरिक विधि यानी लोगों की कानून का विज्ञान है। यह भाई कानून किस पे लागू होगा? जानवरों पे तो लागू होगा नहीं, किसी फसल पे लागू तो होगा नहीं, ये भाई व्यक्तियों पे तो लागू होगा, लोगों पे तो लागू होगा, ठीक है ना। तो ये लागू जो होगा तो ये लोगों पे लागू होगा, ठीक है ना। सामंड का कहना है कि यदि हम विधि शास्त्र को उदार एवं आरंभिक दृष्टि से करें तो इससे समस्त कानूनी सिद्धांत निहित हो जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम इसे शुरू से आरंभ से और उदार तरीके से करें तो इससे समस्त कानूनी सिद्धांत निहित हो जाते हैं। यह विधि का ज्ञान है, अतः इस दृष्टि से कानून की सभी पुस्तकें विधि शास्त्र की पुस्तक हैं। देखो ये कह रहे हैं सामंड कि जो विधि शास्त्र है, विधि के द्वारा ही हम सारी चीजें सीख पाते हैं। विधि सबसे पहली सीढ़ी होती है विधि शास्त्र। तो ये कह रहे थे अतः इस दृष्टि से कानून की सभी पुस्तकें विधि शास्त्र की पुस्तकें। जो भी कानून बनता है हमारा, चाहे वो प्रथा के द्वारा हो या कानून या वर्तमान समय के द्वारा हो या भूतपूर्व या भविष्य के द्वारा बने, कभी सब विधि शास्त्र की क्या है? देन। विधि शास्त्र को पढ़ने के बाद ही बनती है। तो विधि शास्त्र की पुस्तकें कानून की क्या है? पुस्तकें, ठीक है। सामंड ने अपनी परिभाषा में निम्न शब्दों का प्रयोग अपने अर्थ में किया। विधि, नागरिक विधि, विज्ञान। देखो विधि होती है कानून, नियम, रूल्स। नागरिक विधि जो लोगों पर लागू की जाए वो विधि। विज्ञान का मतलब तो आप जानते ही हो, जिस प्रकार किसी सब्जेक्ट मतलब साइंस है, साइंस विज्ञान होती है, इसी प्रकार विधि विज्ञान कहा गया है इसे ना। संकीर्ण अर्थ में सामंड संकीर्ण अर्थ में विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार हम विज्ञान में खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार विधि में भी रिसर्च और खोज है। इसलिए विधि शास्त्र में विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सामंड कहते हैं, सामंड इस विधि को, इस वाली परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इनका तात्पर्य विधि के उन मूलभूत सिद्धांतों से होता है जो देशों की नागरिक विधियों का आधार है। देशों की नागरिक विधि का आधार है। ये मूलभूत अर्थात प्रथम सिद्धांत
विधि शास्त्र की विषय सामग्री होते हैं। देखो इसको आप अपने नोट्स बनाइएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपकी समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। जो नागरिक विधि है वो प्रथम बार के जो सिद्धांत है उन पर आधारित है। नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए, जो नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत है सामंत ने उसे स्पष्ट कहा है। इनका तात्पर्य मतलब उनका कहना है विधि के उन मूलभूत सिद्धांतों से होता है जो देशों की नागरिक विधियों का आधार है। मतलब इनका तात्पर्य है कि विधि तब मान्य होती है जब वो नागरिक विधियों का आधार हो, नागरिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, उन पर लागू अच्छी तरह से हो। ये मूलभूत अर्थात प्रथम सिद्धांत विधि शास्त्र की विषय सामग्री होते हैं। सामंत ने विधि शास्त्र को तीन भागों में बांटा है। जो सामंत थे उन्होंने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा है। प्रथम है वैधानिक व्याख्या, दूसरा है वैधानिक इतिहास, तीसरा है विधायन सिद्धांत। इनको जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। वैधानिक व्याख्या, वैधानिक इतिहास, विधायन सिद्धांत, ठीक है। सामंत ने इन्हें क्रमश विश्लेषणात्मक, वैधानिक व्याख्या जो है इसको विश्लेषणात्मक कहा जाता है, वैधानिक इतिहास को ऐतिहासिक कहा जाता है, और विधायन सिद्धांत को नैतिक विधि शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। सामंत की परिभाषा की आलोचना, देखो अब तक तो इनके सिद्धांत चल रहे थे, अब इनकी परिभाषा की क्या है, आलोचना। सामंत की परिभाषा की आलोचना। परिभाषा संकीर्ण एवं सीमित है। सामंत की परिभाषा का मुख्य दोष यह है कि वह केवल सिद्धांतों तक ही सीमित है, और वह भी नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों तक। इनकी जो है आलोचना इसलिए हो रही है कि इन्होंने जो विधि का सिद्धांत दिया, इन्होंने जो विधि बनाई वो सिर्फ लोगों तक ही सीमित है, वो कहीं और जगह लागू नहीं हो सकती है। दूसरा, न्याय एवं विधि को मिलाना। न्याय एवं विधि को मिलाना, सामंत ने न्याय को विधि के सूत्र में बांधकर भूल की है। देखो सामंत ने क्या कहा था, जो न्याय है विधि के सूत्र में बांधकर भूल की है, क्योंकि न्याय एक आदर्श है। न्याय क्या है, एक आदर्श है। उन्होंने क्या करा है, न्याय को विधि के सूत्र में बांध दिया है, ऐसी इनकी आलोचना की जा रही है, ठीक है ना। सामंत के अनुसार विधि तब तक विधि नहीं कही जा सकती जब तक कि वह न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन हेतु लागू नहीं की जाए, ठीक है। इसमें कहा गया है कि विधि तब तक विधि नहीं मानी जाती जब तक कोई भी न्यायालय उसके द्वारा कहीं उसका निर्णय न कर सके, जैसे उसके ऊपर कोई केस में अपना निर्णय न सुना सके, जब तक वह विधि नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई ना कोई एक निर्णय या कोई वाद दिया गया हो, तब तक वो विधि नहीं होती है, ठीक है। आज उन अनेक विधियां इस बात का प्रमाण है जो वास्तव में विधि है, परंतु जब न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती, जैसे भारतीय दहेज अधिनियम 1961, संसद द्वारा किसी केस को मान्यता देना तथा युद्ध की घोषणा करना आदि, ये विधि हैं, लेकिन इन्हें न्यायालय घोषित नहीं कर सकता है, इन्हें नहीं लागू कर सकता है, ठीक है। जैसे भारतीय दहेज अधिनियम, युद्ध की घोषणा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। केल्सन की मान्यता। केल्सन एक ऐसी व्यवस्था का सिद्धांत केल्सन एक ऐसी व्यवस्था या सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं जिसे सभी समयों और स्थानों पर लागू किया जा सके। देखो केल्सन का कहना था कि वह एक ऐसी विधि बनाना चाहते थे जो सभी लोगों पर लागू हो और सभी स्थानों पर लागू हो। ये नहीं है किसी लोग पर किसी पर लागू हो रही है, किसी पर नहीं लागू हो रही, किसी स्थान पर लागू हो रही है, किसी स्थान पर लागू नहीं हो रही, लेकिन वो एक ऐसी विधि बनाना चाहते थे जो सब पे लागू हो, इसलिए उसका शुद्ध होना आवश्यक है। केल्सन कहते थे कि एक ऐसी विधि हो जो सभी स्थानों पर और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो, और उस विधि
वह विधि तभी लागू हो सकती है जब वह विधि पूर्ण रूप से शुद्ध हो, न्यायप्रिय हो, ठीक है ना। उन्होंने विधि को नैतिकता के कुहासे से बचाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को प्राकृतिक शास्त्र से अलग माना है। देखो, उन्होंने विधि शास्त्र को प्राकृतिक विधि शास्त्र से अलग माना है। वे अपने को अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, नीतिशास्त्र आदि से दूर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अन्य विज्ञानों से दूर रहना चाहता हूँ, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, नीतिशास्त्र, वो इनसे जो दूर रहना चाहते हैं। केल्सन ऑस्टिन के समान ही विधि को शुद्ध रखना चाहते हैं। केल्सन जो है, ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन का जो क्वेश्चन है मैं करा चुका हूं पहले। केल्सन ऑस्टिन के समान ही विधि को शुद्ध और साफ रखना चाहते हैं। शुद्ध और साफ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये नहला धुला कैसे साफ रखना है। शुद्ध और साफ का मतलब है कि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो, और जब लागू हो तो किसी पर गलत प्रभाव नहीं डाले। केल्सन के सिद्धांत की समीक्षा। केल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धांत ने विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया। देखो, दोबारा पढ़ते हैं। केल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धांत ने, जो केल्सन ने विशुद्ध विधि का जो सिद्धांत दिया था, विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया। मतलब जो विधि पर, जो कानून पर थोड़ी गंदगी थी, गंदगी का मतलब जो गलत तरीके से था, उसको साफ करके समाज के सामने लाए और एक ऐसे विधि सिद्धांत की स्थापना की जिसे किसी भी विधि व्यवस्था के प्रति लागू किया जा सकता है। आलोचना। देखो, केल्सन के सिद्धांत की भी आलोचना की जा रही है। केल्सन ने मूल मानक को सभी मानकों का स्रोत माना है। केल्सन कहते हैं जो मूल मानक होते हैं वो सभी मानकों की क्या है, स्रोत। मतलब सभी, केल्सन ने कहा है मूल मानक को सभी मानकों का स्रोत माना है कि जो भी विधि निकल कर आ रही है वो मूल मानक से निकल कर आ रही है। किंतु मूल मानक की वैधता का क्या आधार है, इसका उनके पास उत्तर नहीं है। प्रोफेसर लाउट पेरट ने केल्सन की इस आधार पर आलोचना की है कि उन्होंने राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय विधि को अधिक महत्व दिया है। प्रोफेसर लाउट पेरट ने केल्सन की इस आधार पर आलोचना की है कि उन्होंने राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय विधि को अधिक महत्व दिया है। जो केल्सन थे वो अपनी देश की विधि को महत्व न देके विदेशी विधियों को ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए लाउटर पेरट ने इनकी जो आलोचना की है। फलस्वरूप केल्सन अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक विधि को प्रवेश देते हैं, लेकिन केल्सन जो है अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब अमान्य तरीके से प्राकृतिक विधि को प्रवेश देते हैं। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ये था सामंड और हॉलैंड की परिभाषा। देखो, मैंने अपनी तरीके से पूरे अच्छे मन से समझाने की कोशिश की है जो आपकी समझ में आ जाए, लेकिन आपको करना क्या है। देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इतनी मेहनत करते हो मेरे साथ साथ, बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ जब इतनी मेहनत कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, है ना, अपना एक काम और करो। जब इनको आप अपने नोटबुक में उतार लो तो कम से कम 2 से 3 टाइम बस इसे पहले रीड करना है। जैसे कहानी की तरह रीड करते हैं ना, उसी प्रकार कहानी की तरह रीड करना है, और फिर इसे 2 से 3 टाइम कहानी की तरह रीड करना है। फिर इसे एक स्टडी मोड पे ले जाना है, इसे समझ के पढ़ना है, फिर इसे समझना है क्या कह रहा है, मतलब कहना क्या चाहता है। मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं 500 से 600 वर्ड के बीच में है, और हमें 200 वर्ड के बीच में करना होगा। तो इसका मतलब है जो मैंने ये कराया है इसको समझो, पढ़ो, और अपने भाषा में इसको 200 में लिख के आओ भाई। दूसरी बात, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इतनी नॉर्मल लैंग्वेज है, किसी भी एक्ट में, किसी भी यूनिट में, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली है।
मैंने कॉम्बिनेशन बना के स्टडी करके जब मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। आप मन से पढ़ाई करो। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजो, जिससे उनका भी लाभ हो, वो भी अच्छे नंबर ला पाए बेचारे। वो भी कुछ उनके भी सपने होते हैं, तो उनके सपनों को आप साकार करो, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।